आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रसार। वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके रीट के सिलेबस में भी ये टॉपिक है और ये एक ऐसा पार्ट है जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस पार्ट में हम भारतीय संस्कृति का विदेशों में जो प्रचार प्रसार हुआ उसका अध्ययन करेंगे। तो वृहत्तर भारत का यहाँ अर्थ क्या होता है? भारतीय संस्कृति का विदेशों में जिन स्थानों पर प्रचार प्रसार हुआ उसे ही वृहत्तर भारत कहा गया। उसे ही क्या कहा गया? वृहत्तर भारत। हम बात करेंगे कौन कौन से स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, किस देश में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बना, उस समय कौन शासक था जिसने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम सामान्य बात करें तो जो वृहत्तर भारत है इसकी स्थापना 200 ईस्वी तक हो चुकी थी। वृहत्तर भारत की स्थापना 200 ईस्वी तक हो चुकी थी। वृहत्तर भारत के निर्माण में व्यापारियों की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। वृहत्तर भारत के निर्माण में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो व्यापारियों की मानी जाती है। इसके अलावा धर्म प्रचारकों की भूमिका मानी जाती है। सम्राट अशोक के बारे में हमने अध्ययन किया था, उन्होंने भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो वृहत्तर भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कौन कौन से देशों में भारतीय संस्कृति का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले केवल एक सामान्य बेस की बात करते हैं, सामान्य जानकारियाँ। वृहत्तर भारत क्या है, कहाँ कहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, वृहत्तर भारत की स्थापना कब होती है या कब तक भारतीय उपनिवेश स्थापित किए जा चुके थे। भारतीयों के द्वारा विदेशों में जो उपनिवेश स्थापित किए गए वो भी वृहत्तर भारत की श्रेणी में ही आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है वृहत्तर भारत। तो इसमें कुछ सामान्य जो बिंदु हैं पहले उनको देख लीजिए। मत्स्य पुराण, मत्स्य जो पुराण है इसमें सर्वप्रथम वृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। सर्वप्रथम वृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। सर्वप्रथम वृहत्तर भारत की अवधारणा हमें कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। इसी प्रकार अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। जो अग्नि पुराण है इसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। ध्यान रखना है जम्बू द्वीप भारत को किस में कहा गया है? अग्नि पुराण में। एक विद्वान है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत में मौलिक एकता। भारत में मौलिक एकता, उसमें भी इन्होंने वृहत्तर भारत का उल्लेख किया है। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने पुस्तक भारत की मौलिक एकता, पुस्तक भारत की मौलिक एकता में वृहत्तर भारत का उल्लेख किया है। तो सर्वप्रथम वृहत्तर भारत की जो अवधारणा है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया।
डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने पुस्तक है इनकी भारत की मौलिक एकता, भारत की मौलिक इसमें बृहत्तर भारत का उल्लेख किया है। इसी प्रकार स्थापना, बृहत्तर भारत की जो स्थापना है, बृहत्तर भारत की स्थापना 200 ईस्वी तक हो चुकी थी। 200 ईस्वी तक बृहत्तर भारत की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद बृहत्तर भारत के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका या प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? व्यापारियों की। तो निर्माण में प्रमुख भूमिका, बृहत्तर भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी है? व्यापारियों की। प्रमुख भूमिका व्यापारियों की है। इसी प्रकार धर्म प्रचारकों ने भी योगदान दिया। तो प्रमुख जो भूमिका है बृहत्तर भारत की, तो प्रमुख भूमिका तो किसकी मानी जाती है? व्यापारियों की। लेकिन धर्म प्रचारकों ने भी योगदान दिया। सम्राट अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अब तो बृहत्तर भारत कहते किसे हैं वो भी हम साथ साथ नोट कर लेते हैं। तो बृहत्तर भारत आप किसे कहेंगे? बृहत्तर भारत, बृहत्तर भारत भारतीय संस्कृति का विदेशों में जिन स्थानों पर प्रचार प्रसार हुआ या विदेशों में जिन स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसे बृहत्तर भारत कहा गया। विदेशों में जिन स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसे क्या कहा गया? बृहत्तर भारत कहा गया। तो कम से कम एक बेस क्लियर हो गया है हमारा कि बृहत्तर भारत है क्या। बृहत्तर भारत है क्या? तो विदेशों में भारतीय संस्कृति का जिन स्थानों पर प्रचार प्रसार हुआ उसे बृहत्तर भारत कहा गया। और भारतीयों द्वारा स्थापित उपनिवेश भी इसमें शामिल हैं। भारतीयों द्वारा विदेशों में स्थापित उपनिवेश भी इसमें शामिल हैं। भारतीयों ने विदेशों में जो उपनिवेश स्थापित किए उनको भी बृहत्तर भारत में शामिल किया जाता है। एक शब्द आता है द्वीपांतर। द्वीपांतर द्वीपांतर इसमें देखिए, द्वीपांतर का एक सामान्य अर्थ क्या होता है? ऐसे देश जहां भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए उन्हें क्या कहा गया? द्वीपांतर। ऐसे देश जहां भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, उसे क्या कहा गया? द्वीपांतर कहा गया। उसे किस नाम से जाना गया? द्वीपांतर के नाम से। अब हम बात करते हैं बृहत्तर भारत का विस्तार कहाँ कहाँ है। बृहत्तर भारत का विस्तार
यानी कहाँ कहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। देखिए, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, बर्मा, नेपाल, चीन, तिब्बत, जापान, मलाया, और जैसे एक और नोट कर लें हम, कंबोडिया। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, बर्मा, नेपाल, चीन, तिब्बत, जापान, मलाया, इन आदि देशों में भारतीय संस्कृति का यानी बृहत्तर भारत का विस्तार हुआ। अब हम इनको अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले भारत एवं मध्य एशिया। जो पहला बिंदु होगा आपका वो है भारत एवं मध्य एशिया। तो भारतीय संस्कृति का मध्य एशिया में प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ होता है, भारत एवं मध्य एशिया। तो ये तो एक सामान्य बेस था ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि बृहत्तर भारत है क्या, बृहत्तर भारत एक कंसेप्ट क्या है। ये सामान्य बातें एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। तो भारत एवं मध्य एशिया की बात करें हम तो एक शब्द आता है चीनी तुर्किस्तान। चीनी तुर्किस्तान। भारत, चीन और ईरान के मध्य स्थित जो प्रदेश है उसे चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। भारत, चीन व ईरान के मध्य स्थित प्रदेश। भारत, चीन और ईरान के मध्य जो प्रदेश स्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। तो हम पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं भारत एवं मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कहाँ कहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो पहले हम नाम देखते हैं, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार हुआ, और उसके बाद प्रत्येक नाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कहाँ कौन सा मंदिर स्थापित हुआ, कौन राजा था, किस प्रकार की गतिविधियाँ थी, उन सभी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख केंद्र हैं वो देखिए, या प्रमुख स्थल, देश, प्रमुख स्थल या देश, कहाँ कहाँ मध्य एशिया में कहाँ कहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे नंबर 1 है खोतान। नंबर 1 है खोतान। खोतान को कहा गया खोतुम्न। तो खोतान का नाम क्या मिलता है, खोतुम्न। नंबर 2 है कासगर। कासगर को कहा गया सैल देश। ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कासगर को कहा गया सैल देश। कुची, इसे कहा गया कुचा। इसके बाद है यारकंद। यारकंद, इसे कहा गया कोकुक। यारकंद को कहा गया कोकुक। कर शहर, इसे कहा गया अग्निदेश।
कर शहर को कहा गया अग्निदेश। एक है सानसान, सानसान, एक है तुर्फान, तुर्फान। तो खोतान, खोतुम्न, कासगर, सैलदेश, कूची, कूचा, यारकंद, कोकुक, करशहर, अग्निदेश, ये ऐसे स्थल हैं जो मध्य एशिया के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। मध्य एशिया के अंतर्गत इन स्थलों से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो मध्य एशिया में उत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार तो होता है कूची, देखिए उत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र, यदि मध्य एशिया की और भारत की यदि हम बात करें तो उत्तर में, उत्तर दिशा में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कोच्चि। प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोच्चि। और दक्षिण में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है खोतान। दक्षिण में प्रमुख केंद्र कौन सा है? खोतान। एक बार आप पुनः देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है बृहत्तर भारत। हम बृहत्तर भारत का अध्ययन कर रहे हैं। मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। बृहत्तर भारत की सर्वप्रथम अवधारणा हमें कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। राधा कुमुद मुखर्जी ने, इनकी पुस्तक है भारत की मौलिक एकता में बृहत्तर भारत का उल्लेख किया है। बृहत्तर भारत का उल्लेख किया है इन्होंने। बृहत्तर भारत की जो स्थापना है वो 200 ईस्वी तक हो चुकी थी। 200 ईस्वी तक हो चुकी थी। बृहत्तर भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी? व्यापारियों की। व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे तो इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। धर्म प्रचारकों का भी योगदान रहा। अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। अब बृहत्तर भारत कहते किसे हैं? विदेशों में जिन स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसे बृहत्तर भारत कहा गया। और भारतीयों द्वारा विदेशों में स्थापित जो उपनिवेश थे वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी बृहत्तर भारत में शामिल हैं। इसके बाद एक शब्द आता है द्वीपांतर। ऐसे देश जहां भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, ऐसे देश जहां भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए उन्हें क्या कहा गया? द्वीपांतर कहा गया। अब बृहत्तर भारत का विस्तार देखिए। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, बर्मा, नेपाल, चीन, तिब्बत, जापान, मलाया, कंबोडिया, हिंद, चीन, जो भी हैं उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो पहला हमने पार्ट लिया है भारत एवं मध्य एशिया। भारत एवं मध्य एशिया। चीनी तुर्किस्तान एक शब्द है। भारत, चीन व ईरान के मध्य स्थित प्रदेश। चीन, भारत और ईरान के मध्य जो प्रदेश स्थित हैं उन्हें चीनी तुर्किस्तान कहा गया। और इस मध्य एशिया से संबंधित जो स्थल हैं, जिन स्थलों का हमें अध्ययन करना है, खोतान, खोतुम्न, कासगर, सैलदेश, कूची, कूचा, यारकंद, कोकुक, करशहर, अग्निदेश, यानी इनके ये भी नाम मिलते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, सानसान और तुर्फान। उत्तर में यानी उत्तर दिशा में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कूची। और दक्षिण में प्रमुख केंद्र कौन सा है? खोतान। तो एक सामान्य परिचय हुआ। अब ये जो स्थल है आपके, इन स्थलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत एवं चीन। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और चीन। तो भारत और चीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, जैसे हम सामान्य बात करें, चीनी यात्रियों का भी भारत में आगमन हुआ था और भारतीय विद्वान भी चीन गए थे। भारत और चीन का जो संबंध है वो दूसरी सदी में स्थापित हो चुका था। दूसरी सदी ईस्वी में स्थापित हो चुका था। यहाँ के हान वंश का एक शासक हुआ करता था मिंगती, उसका नाम था मिंगती। तो चीनी ग्रंथों के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि 65 ईस्वी में मिंगती को स्वपन में एक स्वर्णिम पुरुष ने दर्शन दिए। तो दरबारियों से उन्होंने ये बात की। तो दरबारियों ने
इस स्वर्णिम पुरुष की पहचान महात्मा बुद्ध से बताई, इसीलिए वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है और बौद्ध विहारों का, मठों का निर्माण करवाता है। पश्चिम से बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उन्हें चीन में बुलवाता है। तो हम पहला जो बिंदु है बृहत्तर भारत में, उसकी बात करते हैं, भारत एवं चीन। भारत एवं चीन, तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। भारत एवं चीन, भारत एवं चीन। जैसे कालिदास के बारे में हम पढ़ते हैं, कालिदास ने भी चीनी रेशम का उल्लेख किया है। 78 ईस्वी में नागार्जुन ने चीन की यात्रा की, उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो कई विशेषताएं हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारत और चीन से संबंधित, उनका हम फैक्ट टू फैक्ट डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो एक तो भारत और चीन की जो आपसी संबंध है वो दूसरी सदी में स्थापित हो चुके थे। तो आपसी संबंध दूसरी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो चुके थे। चीनी ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है कि चीन का कांची के साथ व्यापारिक संबंध था। चीन का कांची के साथ व्यापारिक संबंध था, जिसे हुआंगचे कहा गया है। चीनी स्रोतों में हुआंगचे कहा गया है। तो एक तो जो कालिदास हैं, कालिदास ने चीनी रेशम का उल्लेख किया है। कालिदास ने चीनी रेशम का उल्लेख किया है। इसी प्रकार चीनी ग्रंथों के अनुसार चीन का हुआंगचे, चीन का हुआंगचे, इसे कहा जाता है कांची। हुआंगचे के साथ समुद्री मार्ग से व्यापारिक संबंध था। तो चीनी ग्रंथों के अनुसार भी हमें जानकारी मिलती है कि चीन का हुआंगचे, यानी हुआंगचे जो शब्द है वो चीनी ग्रंथों में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कांची के लिए। किसके लिए? कांची के लिए। तो हुआंगचे के साथ व्यापारिक संबंध थे, और जो व्यापारिक संबंध था वो समुद्री मार्ग से था। वो किससे था? समुद्री मार्ग से। इसके पश्चात चीनी राजकीय स्रोतों के अनुसार, चीनी राजकीय स्रोत। अब देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमारा साथ साथ। इसके अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है कि 65 ईस्वी में हान वंश के राजा मिंगती को स्वप्न में स्वर्णिम पुरुष दिखाई दिए। तो चीन के जो राजकीय स्रोत हैं उनके अनुसार 65 ईस्वी की बात है।
हान वंश का राजा था मिंगती। हान वंश का एक राजा था जिनका नाम क्या था? मिंगती। मिंगती को स्वप्न में एक स्वर्णिम पुरुष ने दर्शन दिए। तो ये बात राजा ने अपने दरबारियों से कही। दरबारियों ने इसकी पहचान महात्मा बुद्ध से की। दरबारियों ने इसकी पहचान बुद्ध से की। दरबारियों ने इसकी पहचान किससे की? बुद्ध से। अब जो मिंगती था, इन्होंने पश्चिम में अपने राजदूत भेजे और बौद्ध भिक्षुओं को चीन बुला लिया। मिंगती ने अपने राजदूतों को पश्चिम भेजा। वहां से बौद्ध भिक्षु, पश्चिम का मतलब यहाँ चीन में पश्चिम नहीं है, पश्चिम यानी दूसरे देशों की बात कर रहा है। वहां से धर्म रतन और कश्यप मातंग व बौद्ध भिक्षु धर्म रतन व कश्यप मातंग को चीन लाया गया। चीन लाया गया। तो ये जो उल्लेख है ये चीनी राजकीय स्रोत बताते हैं। चीनी राजकीय स्रोत ये उल्लेख बताते हैं। और इस मिंगती ने श्वेत अश्व विहार बनवाया। ये चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार। चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हो चुका है। बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ शुरू हो चुका है। इसी प्रकार 78 ईस्वी में नागार्जुन चीन गए। नागार्जुन चीन गए और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो मिंगती ने श्वेत अश्व विहार बनवाया, चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार। नागार्जुन 78 ईस्वी में चीन गए थे। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद देखिए चीन का एक प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक मोत्सु ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस, चीन में जो धर्म प्रचलित था उसका नाम था कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया।
श्रेष्ठतर घोषित किया। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था मोत्सु। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम क्या था? मोत्सु। इन्होंने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया। इसके पश्चात सम्राट वू वे मिन, सम्राट वू वे मिन, ये अलग अलग नाम हैं। इनका संबंध 3री सदी से है, उनका संबंध 4थी सदी से है। वू वे मिन, इन्होंने मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, ये जो वू हैं ये 3री सदी के हैं, 3री शताब्दी के हैं, और मिन है 4थी शताब्दी के। इसी प्रकार चंगन व नॉन किंग, चंगन व नॉन किंग इस समय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए। यानी 3री 4थी सदी की बात है। इस समय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए। चंगन और नॉन किंग, चंगन और नॉन किंग बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए। इसके पश्चात देखिए एक शासक है लियांग वुत्ती, लियांग वुत्ती। इसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया, राजधर्म घोषित किया। बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया। तांग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तांग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तांग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और ये जो तांग वंश है इसके समय को, या तांग वंश का जो काल है उसे चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। तांग वंश को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। तांग वंश में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी वंश में हुआ, इसलिए इसे चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। एक शासक था वू ती, ये बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। एक बार इनको समझ लीजिए, अभी और बचा हुआ है भारत और चीन में। तो भारत और चीन की जो आपसी संबंध हैं वो कब स्थापित होते हैं? 2री शताब्दी ईस्वी में। भारत और चीन के आपसी संबंध 2री शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुए। कालिदास ने चीनी रेशम का उल्लेख किया है, कालिदास ने चीनी रेशम का उल्लेख किया। चीनी ग्रंथों के अनुसार चीन का हुआंगचे यानी कांची के साथ समुद्री मार्ग से व्यापारिक संबंध था, इसका उल्लेख चीनी ग्रंथ करते हैं। चीन की जो राजकीय स्रोत हैं उनके अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश का एक राजा था जिनका नाम था मिंगती। हान वंश के एक राजा है जिनका नाम क्या है? मिंगती। इनको स्वप्न में स्वर्णिम पुरुष ने दर्शन दिए या दिखाई दिए। जब इन्होंने दरबारियों से बताया तो दरबारियों ने इसकी पहचान किससे की? महात्मा बुद्ध से। दरबारियों ने क्या कहा कि आपको महात्मा बुद्ध ने दर्शन दिए हैं। मिंगती ने अपने राजदूतों को पश्चिम में भेजा और यहाँ से धर्म रत्न और
कश्यप मातंग नामक बौद्ध भिक्षुओं को चीन लाया गया और मिंगती ने अपनी राजधानी में श्वेत अश्व विहार बनवाया। श्वेत अश्व विहार बनवाया। ये चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था, श्वेत अश्व विहार। ध्यान रखना है किसने बनवाया था? मिंगती ने। 78 ईस्वी में नागार्जुन चीन जाते हैं और इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। नागार्जुन 78 ईस्वी में चीन गए, इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक जिनका नाम है मोत्सु, प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक जिनका नाम है मोत्सु, इन्होंने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया। बौद्ध धर्म को श्रेष्ठतर घोषित किया किससे? कन्फ्यूशियस धर्म से। सम्राट है यहाँ के एक तो वू और एक मिन, इनका संबंध है 3री शताब्दी से और इनका संबंध है 4थी से। आप नोट कर लेना, 3री 4थी शताब्दी। इन्होंने मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया। चंगन और नानकिंग ये स्थान है, यानी 3री 4थी सदी में चंगन व नानकिंग बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए थे। एक शासक है लियांग वुती, बौद्ध धर्म को इन्होंने राजकीय धर्म घोषित किया। तांग वंश के समय सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इसीलिए तांग वंश को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। एक शासक है वूती और इसे बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी कहा जाता है या कट्टर अनुयायी माना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भारत और चीन से संबंधित और जो बचा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी में संपूर्ण चीन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और 7वीं सदी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा गया। 7वीं शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा गया। तो एक तो 6ठी शताब्दी में संपूर्ण चीन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6ठी सदी में संपूर्ण चीन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 7वीं शताब्दी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा गया। बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा गया। 7वीं शताब्दी में स्वर्ण काल के नाम से। इसके बाद देखिए, एक आचार्य हैं बोधिवर्मन, इसी में एक बिंदु है आचार्य बोधिवर्मन। इन नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं और उसके बाद चीन चले जाते हैं। यद्यपि इनका संबंध था कांची से, तो एक कांची का राजकुमार था। कांची का राजकुमार था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और ये चीन चले गए। चीन चले जाते हैं और चीन में जो ध्यान की पद्धति है उसका प्रसार किया, ध्यान या मनन का प्रसार किया। चीन में ध्यान अर्थात मनन का प्रसार किया और चीन में मार्शल आर्ट व सुरक्षा पद्धति की शुरुआत की। चीन में जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट व सुरक्षा पद्धति की शुरुआत की।
चीन में मार्शल आर्ट व सुरक्षा पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? आचार्य बोधिवर्मन के द्वारा। इसी प्रकार चीन से भारत में आने वाले यात्री, तो चीन से भारत में आने वाले जो यात्री हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं मुख्य रूप से, जैसे फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। तो फाहियान और हेनसांग का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हुई चाओ, एक है हुई चाओ, हुई चाओ। तो कुछ चीनी यात्री हैं जो भारत में आते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना। और एक मा तवान लिन, नंबर 5 मा तवान लिन। तो ये कुछ चीनी यात्री थे। देखिए फाहियान हेनसांग का हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। इनसे संबंधित जो भी 2-2, 4-4 लाइनें हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति है कुमार जीव। कुमार जीव प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक था जो चीन जाता है। कुमार जीव प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो चीन गए और इन्होंने चीनी भाषा में महायान, चीनी भाषा में महायान दर्शन को प्रस्तुत किया था। महायान दर्शन को प्रस्तुत किया था। तो एक बार दोबारा देखिए, 6वीं सदी में संपूर्ण चीन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 7वीं शताब्दी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल कहा गया। एक आचार्य हैं बोधिवर्मन, एक कांची के राजकुमार थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद ये चीन चले जाते हैं। चीन में इन्होंने ध्यान का प्रसार किया, ध्यान यानी मनन का प्रसार किया। चीन में इन्होंने मार्शल आर्ट व सुरक्षा पद्धति की शुरुआत की, मार्शल आर्ट और सुरक्षा पद्धति की शुरुआत की। चीन से जैसे यहाँ से बात करें, चीन से भारत में आने वाले कुछ यात्री थे फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, हुई चाओ, मा तवान लिन। इन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। इनसे संबंधित 1-1, 2-2 लाइनें हैं उनका भी अध्ययन कर लेंगे। कुमार जी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जो चीन गए और इन्होंने चीनी भाषा में महायान दर्शन को प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना है, चीनी भाषा में महायान दर्शन को प्रस्तुत किसने किया था? कुमार जी ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद देखिए, चीन जाने वाले प्रमुख विद्वान, चीन जाने वाले प्रमुख विद्वान देखिए, इसमें धर्मगुप्त, धर्मक्षेम, धर्मगुप्त, धर्मक्षेम, बुद्धभद्र, गुणभद्र, धर्मगुप्त, धर्मक्षेम, बुद्धभद्र, गुणभद्र, अमोघ वज्र, वज्रमित्र, अमोघ वज्र, वज्रमित्र, अमोघ वज्र, वज्रमित्र। इसके बाद प्रभाकर मित्र, प्रभाकर मित्र, अमोघ मित्र, अमोघ मित्र। इसी प्रकार दिवाकर,
धर्मयशस, ये कुछ बौद्ध विद्वान और वैसे बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान और अन्य भारतीय विद्वान थे जो चीन गए थे। अंतिम रूप से चीन जाने वाले भारत से विद्वान कौन कौन है? अंतिम रूप से चीन जाने वाले भारत से अंतिम रूप से चीन जाने वाले कौन कौन से हैं? एक है धर्मदेव, ये गए थे 973 ईस्वी में। इसके बाद है मंजूश्री, ये 11वीं सदी में है। एक है ज्ञानश्री, ये भी 11वीं सदी में। तो अंतिम रूप से चीन जाने वाले कौन कौन थे? धर्मदेव, मंजूश्री और ज्ञानश्री। कुमार जी वाला जरूर याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। ये अन्य कुछ विद्वान हैं जो भारत से चीन गए। धर्मगुप्त, धर्मक्षेम, अमोघ वज्र, वज्रमित्र, प्रभाकर मित्र, अमोघ मित्र, दिवाकर, धर्मयशस, बुद्ध यशस, कुछ विद्वान थे। और अंतिम रूप से चीन जाने वाले धर्मदेव, मंजूश्री और ज्ञानश्री। तो ये तीनों भी याद रखने हैं। अंतिम रूप से जाने वाले कौन कौन थे? धर्मदेव, मंजूश्री और ज्ञानश्री। इसके बाद हम बात करेंगे एक इत्सिंग, एक मा तवानलिन और हुई चाओ। इनसे संबंधित तीन लाइनें हैं, उनका अध्ययन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इत्सिंग की। चीनी यात्री इत्सिंग। तो चीनी यात्री है, 7वीं सदी में भारत आया था। सातवीं सदी में भारत आया। क्योंकि फाहियान और हिंसांग का हम अध्ययन कर चुके हैं। ये 7वीं सदी में भारत आता है और भारत आने से पूर्व ये 6 माह तक सुमात्रा में रुका था। भारत आने से पूर्व 6 माह सुमात्रा में रुका। वहाँ संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। वहाँ इन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। तो ये कह सकते हैं कि सुमात्रा में संस्कृत भाषा का प्रभाव है। सुमात्रा में संस्कृत भाषा का प्रभाव है, क्योंकि हमें इत्सिंग के वर्णन से उल्लेख मिलता है कि भारत आने से पूर्व ये 6 माह सुमात्रा में रुकता है। सुमात्रा इंडोनेशिया, वहाँ संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। इसी प्रकार ताम्रलिप्ति, याद होगा प्रमुख बंदरगाह बताया था मैंने, पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है। ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रुका या 3 वर्ष संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने कहा था कि भारतीय लोग प्याज नहीं खाते हैं और नालंदा को 200 गांवों का राजस्व प्राप्त होता था। तो इन्होंने बताया
एक तो भारतीय लोग प्याज नहीं खाते थे, एक इन्होंने बताया नालंदा विश्वविद्यालय को दो सौ गांवों का राजस्व प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था। और इन्होंने भारतीय उपनिवेशों के बारे में भी उल्लेख किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया जावा, बोर्नियो, बाली, कुनलुन, जावा, बोर्नियो, बाली, कुनलुन में भारतीय उपनिवेश स्थापित थे। इन्होंने बताया कि जावा, बोर्नियो, बाली, कुनलुन में भारतीय उपनिवेश स्थापित थे। इसी प्रकार इनका जो यात्रा वर्णन है, वो किस नाम से छपा था? जापानी विद्वान ने इसे तैयार किया था। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। नाम से जापानी विद्वान था तुकत्सु ने छापा था या तैयार किया था। ये ध्यान रखना है, इनका जो यात्रा वर्णन है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से जापानी विद्वान तुकत्सु ने तैयार किया। तो इत्सिंग चीनी यात्री 7वीं सदी में भारत आए थे, 673 ईस्वी के आसपास। भारत आने से पूर्व 6 माह सुमात्रा में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने बताया भारतीय लोग प्याज नहीं खाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के 200 गांवों का राजस्व प्राप्त होता था। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बताया जावा, बोर्नियो, बाली, कुनलुन में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। और इनका जो यात्रा वर्णन है वो किस नाम से तैयार हुआ? ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, जिसे जापानी विद्वान तुकत्सु ने तैयार किया था। एक हैं हुई चाओ, एक विद्वान है हुई चाओ, चीनी यात्री हुई चाओ, चीनी यात्री 8वीं सदी में भारत आए थे। 8वीं सदी में भारत आए। आया और ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समय आया था। कन्नौज के राजा यशोवर्मन। कन्नौज के राजा यशोवर्मा के दरबार में आया। सामान्य ध्यान रखना है। एक है मा तवान लिन
ये 13वीं सदी में भारत आया था, मातवानलिन। इनमें ध्यान रखना, ये 13वीं सदी में भारत आया। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने भारत और चीन के जो आपसी संबंध हैं उनका अध्ययन किया है। भारत और चीन के जो आपसी संबंध हैं उनका अध्ययन किया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, याद करने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए अगला जो पार्ट है वो एक नए पार्ट के साथ अध्ययन करेंगे, एक नया बिंदु लेंगे जिसमें मध्य एशिया के जो देश थे, मध्य एशिया के जो केंद्र थे, उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने एक तो बृहत्तर भारत की जो संकल्पना है वो क्या है, बृहत्तर भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका अध्ययन किया। इसी प्रकार सबसे पहले हमने बात की है भारत और चीन की। तो भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं, किस किस राजा ने कौन से धर्म का प्रचार प्रसार किया, इन सभी गतिविधियों का हमने डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। भारत आने वाले चीनी यात्री कौन कौन थे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो देखना आप, फाहियान के बारे में मैंने आपको गुप्त काल में बता दिया है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज इत्सिंग के बारे में, ये 7वीं सदी में आता है, सुमात्रा वगैरह रुकता है, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक हुई चाओ, एक मातवानलिन। इसी प्रकार भारत से जाने वाले कौन कौन से बौद्ध भिक्षुक थे, कौन कौन से विद्वान थे जो चीन में जाते हैं। जैसे कालिदास ने चीनी रेशम का उल्लेख किया है, वहाँ मितंगे को सोपन में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन होते हैं। दरबारियों ने कह दिया कि ये भगवान बुद्ध थे, उन्होंने विहार मठों का निर्माण करवाया। एक दो बार आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कंप्लीट नोट्स बना लीजिए आप। इस प्रकार से मेरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से यहाँ नोट किया जाए ताकि आपको नोट्स बनाने में भी किसी प्रकार की समस्या न आए। और आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।